नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाजार लगातार छठे दिन तेजी के साथ बंद। एफएमसीजी, मेटल, फार्मा शेयरों में खरीदारी। मिड और स्मॉल कैप में दबाव। सेंसेक्स 177 और निफ्टी 55 अंक चढ़ा। गुजरात में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज बीजेपी का धुआंधार अभियान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां। नेचुरल गैस की कीमतों पर किरीट पारेख कमेटी सरकार को कल देगी अंतिम रिपोर्ट। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में किरीट पारेख ने कहा, पुराने गैस ब्लॉक के लिए नए प्राइस बैंड की है सिफारिश। सरकारी कंपनियों को निजी म्यूचुअल फंड में निवेश की मिल सकती है छूट। यूटीआई, एएमसी, एएमएफआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक ने की थी गाइडलाइंस में बदलाव की मांग। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा। 1 दिसंबर को होगा नार्को टेस्ट। कोर्ट से पुलिस को मिली मंजूरी। कश्मीर फाइल्स को इजरायली ज्यूरी नादाव लैपिड ने बताया प्रोपोगंडा और वल्गर। भारत में बढ़ा गुस्सा। इजरायली राजदूत ने मांगी माफी। फिल्म मेकर नवाद लैपिड को भी फटकारा। और खबरों की शुरुआत मार्केट से। बाजार लगातार छठे दिन भी तेजी के साथ बंद हुआ। हफ्ते के दूसरे दिन सेंसेक्स, निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। आज सेंसेक्स 177 पॉइंट चढ़कर 62,682 पर और निफ्टी 55 पॉइंट चढ़कर 18,618 पर बंद हुआ। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताएं आज किन किन सेक्टर्स में एक्शन और किन सेक्टर्स में सुस्ती देखने को मिली? देखिए, आज मार्केट के लिए सबसे पहले तो जो मूव था उसमें इंडेक्स फ्रंट पर तो आपको अच्छी तेजी दिखाई पड़ेगी, लेकिन हाँ, सेक्टर स्पेसिफिक आज एफएमसीजी ही लीड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बेसिकली आज मिड कैप, स्मॉल कैप थोड़ा बैकफुट पर आया, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में तेजी का रुख बना रहा और वो तेजी का रुख इंडेक्स को नए ऑल टाइम हाइज की तरफ लेकर गया। सेंसेक्स, निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। बैंक निफ्टी लास्ट आवर में थोड़ा सा बैकफुट पर गए। आईटी में थोड़ी बहुत खरीदारी थी। एफएमसीजी आज जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा था, लेकिन आज मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर थोड़ी सी तेजी फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच थी मार्केट्स के अंदर, लेकिन एक और दिन जबकि इंडेक्स अपने रिकॉर्ड स्तरों पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, इसके अलावा हमेशा की तरह आपसे सेक्टर्स भी समझना चाहेंगे। किन सेक्टर्स में तेजी सुमित और कहां पर थोड़ी सुस्ती दिखाई दी? देखिए, पहले तो निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े। किस तरह का मूव था आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार था एचयूएल। शानदार तेजी वहां पर देखने को मिली। 4.5% का उछाल। जेएसडब्ल्यू स्टील 2.5% ऊपर, सिप्ला 2.25% ऊपर और हीरो मोटोकॉर्प करीब 1.5% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा निफ्टी गिरने वाले शेयरों में इंडसइंड बैंक 1.5% नीचे, कोल इंडिया 1.25% नीचे, बजाज फिनसर्व करीब 1.25% नीचे और आयशर मोटर फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में भी आज एफएमसीजी का बोलबाला था। इमामी 6% ऊपर, आदित्य बिरला कैपिटल लगातार दूसरा दिन 5% की तेजी। डिलीवरी एक बढ़िया ब्लॉक डील के बाद 4% ऊपर और बैंक ऑफ इंडिया करीब 3% का मूव यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में लॉरस लैब, एक नेगेटिव न्यूज फ्लो या फिर रिपोर्ट का इंपैक्ट। इंडियन होटल करीब 3% नीचे, वरुण बेवरेजेस 3% नीचे और एबीबी इंडिया करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। फार्मा में आज चल रहा था ग्लैंड फार्मा, पॉजिटिव न्यूज फ्लो का इंपैक्ट 8% ऊपर, लुपिन पॉजिटिव न्यूज फ्लो का इंपैक्ट 2.5% ऊपर, सन फार्मा 1.5% ऊपर और फाइजर करीब 1.5% के आसपास की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो आज एक अच्छा मूव था पूरे एफएमसीजी पैक के अंदर, जिसमें डाबर, ब्रिटानिया, एचयूएल, इमामी, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि जोरदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और अब बैंकिंग सेक्टर्स की बात, जिसमें निवेश के लिए बेहतर हैं आसार, ऐसा कहना है ग्लोबल फर्स्ट की एमडी और चेयरपर्सन देवीना मेहरा का। ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में जुड़ी कंपनियों में निवेश रहेगा फायदेमंद। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में बोली देवीना मेहरा। पिछले कुछ 1-2 तिमाही में जिसमें थोड़ा बढ़ाया है वो ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो फोर व्हीलर्स, वो सेक्टर भी अब अच्छा करने लगा है। एक सेक्टर जो मैं अधिकतर मुझे पसंद नहीं आता वो है बैंकिंग, पर अब थोड़ा उस पर व्यू बदला है, तो अभी बैंकिंग में ओवरवेट नहीं तो मार्केट वेट हो गए हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा समय उसका भी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा। 2020 में वही एक सेक्टर था जो
साल भर में घटा। उसके बाद से निकला है, फंडामेंटली भी कुछ चीजें बदली है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, एनपीए का साइकिल थोड़ा निकल गया है, और जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बैंक्स का मार्जिन और मुनाफा कुछ समय के लिए तो बढ़ता है, क्योंकि आप जो पैसा लेंड कर रहे हैं, जो लोन है, उस पर तो ब्याज दरें उसी समय बढ़ जाती हैं। डिपॉजिट तो जब रोल ओवर होता है तभी उसमें ब्याज दरें बढ़ती हैं। तो कुल मिला के वो सेक्टर भी पहले से तो बेहतर हो गया है। और मार्केट के बाद अब बात चुनावी दंगल की। आज गुजरात में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 1 दिसंबर को गुजरात की 89 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। उम्मीदवार सिर्फ लोगों के घर जाकर प्रचार कर पाएंगे। इससे पहले राजनीतिक पार्टियों ने ताबड़तोड़ रैलियां की। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। केतन, पहले चरण के मतदान से पहले कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए, पहले चरण की 89 बैठक पर जो मतदान होना है 1 दिसंबर को, वो बेसिकली सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में होगा। तो 89 सीट पर बहुत बड़ा जंग चल रहा है। खासकर अगर हम सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो उनकी 54 सीटें हैं और 2017 में 54 में से भारतीय जनता पार्टी को 23 और कांग्रेस को 30 सीटें मिल गई थी, और उस समय पाटीदार आंदोलन जोरों पर था, इसलिए उनका सीधा फायदा है वो कांग्रेस को मिला था। लेकिन इस बार है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेना चाहती है, क्योंकि 23 सीटें कम है। उस समय 30 सीट कांग्रेस ने हथिया ली थी। लेकिन इस बार है वो आम आदमी पार्टी का भी फैक्टर है। अगर हम अमरेली जिले की बात करें, जो कि सौराष्ट्र रीजन में आया है, वहाँ आम आदमी पार्टी है वो काफ़ी फोकस कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कल अपनी 4 रैलियां है वो सौराष्ट्र रीजन में की थी, क्योंकि अगर सीटें वहां कम होती है तो बीजेपी के लिए मुश्किल बन रहा है। और पहले ही चरण में दूसरा जो वोटिंग है वो दक्षिण गुजरात में भी होने वाला है। दक्षिण गुजरात में बीजेपी की स्थिति 2017 में अच्छी थी, वहां कुल 35 सीटें हैं। 35 सीट में से 25 सीट है वो बीजेपी ने जीत ली थी, और 10 सीटें जो आदिवासी इलाका है वहाँ कांग्रेस ने हथिया ली थी। और इसी बार राहुल गांधी एक ही बार गुजरात में आए हैं, तो वहाँ दक्षिण गुजरात में आदिवासी समुदाय जहाँ रहता है वहाँ पर उन्होंने जंगी रैलियाँ की थी। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सूरत के अंदर आम आदमी पार्टी है वो लगातार अपना फोकस कर रही है। कल भी अरविंद केजरीवाल थे। अब तक अरविंद केजरीवाल कुल 10 बार है वो सूरत आ चुके हैं, और सूरत की शहर की हम बात करें तो कुल 12 सीटें हैं, और 12 की 12 सीटें 2017 में बीजेपी ने जीत ली थी। तो उनमें से सेंध मारने की कोशिश है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। और अगर अर्बन वोट खिसकता है, मतलब बीजेपी से छोड़कर अगर कांग्रेस और आम आदमी में जाता है, तो बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता की विषय हो सकता है। इसलिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। और आज बीजेपी के जो भाजपा के अध्यक्ष है CR पाटिल, वो ताबड़तोड़ गए थे सौराष्ट्र में और कुछ मीटिंग भी वहाँ की। तो सौराष्ट्र में से ज़्यादा सीट बटोरना चाहते हैं और दक्षिण गुजरात में अपना परफॉर्मेंस है वो बरकरार रखना चाहते हैं। और 89 में से उनका जो टारगेट है बीजेपी का वो कम से कम 55 से 60 सीटें जीतना है। लेकिन चैलेंज बहुत बड़ी है, यानी कि एक दूसरी पार्टी है वो एक दूसरे की सीटें है वो हथियाना चाहती है। 2017 में सिर्फ 2 पार्टी थी, इस बार तीसरी पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। वो भी अगर वोट में सेंध मारेगी तो डेफिनेटली ये जो चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अगले 55 मिनट के बाद है वो प्रचार पहले चरण में जहां जहां चुनाव है वो बंद हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट और साथ ही पूरे डिटेल्स के लिए आपका केतन। तो कुल मिलाकर पहले चरण के लिए आज शाम 5 बजे से जो प्रचार है वो थम जाएगा, लेकिन पहले चरण के मतदान से पहले गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस में घमासान हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की तुलना रावण से की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हर वक्त अपनी बात करते हैं, हर मुद्दे पर कहते हैं कि मोदी की सूरत तो देखकर वोट दें। खड़गे ने पीएम से पूछा कि आपके कितने चेहरे हैं, क्या आपके रावण की तरह 100 मुख है? मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने
हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है, क्या है, समझ में नहीं आता मुझे। तो वहीं खड़गे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने मोदी के अपमान को हर गुजराती का अपमान बताया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलौज अपने प्रधानमंत्री के लिए करना और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं है। गुजरात में पहले चरण के मतदान से पहले कैसा है माहौल, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे किरीट पारेख कमेटी की, जिसने गैस प्राइसिंग पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। क्या कहा गया है रिपोर्ट में, इस पर हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने बात की कमेटी के अध्यक्ष किरीट पारेख से। आइए सुनते हैं। डोमेस्टिक नेचुरल गैस पर जो किरीट पारेख कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज कर दिया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किरीट सर खुद। सर, जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस का प्राइसिंग को लेकर इशू था, उस पर आपने रिपोर्ट बनाई थी, उसका आज बैठक थी, बैठक में क्या हुआ सर? आज हमने वो अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी के साथ बात किया, उन्होंने अपनी राय बताई और और जो उनका सजेशंस था वो हमने बुलाया कि आप हमको 4 बजे तक भेज दीजिए, तो हम इसको इनकॉर्पोरेट करके, सम ऑफ देम विल इनकॉर्पोरेट, अदर्स वी मे नॉट बी एबल टू, वो करके हम कल रिपोर्ट को फाइनलाइज करके सेक्रेटरी को सबमिट करने वाले हैं। जी। तो 30 आवर कमिटीज लिमिट वाज अप टू एंड ऑफ नवंबर, सो इस हम ठीक इस वक्त पर देंगे। सर, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो आपकी रिपोर्ट होगी उससे जो यूज़र्स हैं उनको राहत मिलेगी, या जिस तरह से राहत की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं तमाम लोग? हमने जो रिपोर्ट बनाया है इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स था। एक तो है कि सरकार का गैस का कंट्रीब्यूशन 15% हुआ एनर्जी में बाय 2030, एक था, इसको कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए इट इज़ नेसेसरी टू अट्रैक्ट पीपल, को डोमेस्टिक गैस को उनका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। टुडे वी आर इम्पोर्टिंग सब 50% गैस हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसके लिए भी कुछ कदम सजेशंस दिए हैं। दूसरी बात है कि कंज्यूमर्स शुड हैव नॉट अफोर्डेबल बट फेयर प्राइस। तो हमने कंज्यूमर्स को फेयर प्राइस मिले वो भी दिखाया। और तीसरी बात है कि इसकी विपरीत असर सरकारी बजट पर ना होनी चाहिए। ये तीनों को ध्यान में रख के हमने एक रिपोर्ट बनाया है। हमको लगता है कि सब बैलेंस्ड है। कोई भी रिपोर्ट जो सभी को पसंद आता है तो दैट इज़ नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। If everybody comments on it, then you feel that you have got a balanced report. सर, उसमें जो फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस का एक प्रॉब्लम थी सर, वो थोड़ा समझा दीजिए सर। सीलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस क्या कर रखा था आपने? नहीं, इसी बात है कि APM का एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म का जो गैस है, जो ONGC और OIL बनाते हैं अपने एलोकेटेड फील्ड में से, इसके पर सरकार कंट्रोल करती है प्राइस का। तो हमने कहा कि ये प्राइस कैसे होनी फिक्स करनी चाहिए। इसके लिए हमने एक लोअर प्राइस बताई और एक अपर बताई। लोअर प्राइस तो ये कहती है कि जो सरकार OPM, OIL एंड ONGC का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो कवर करना चाहिए, इसके लिए एक फ्लोर प्राइस दिया है। और अपर प्राइस हमने इसलिए लिया है कि वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द मार्केट एज इट इज़, एंड सो इसलिए कुछ अपर प्राइस के लिए भी हमने सजेस्ट किया। अपर प्राइस क्या है सर? मैं ये बताएंगे। और सरकारी कंपनियों को निजी म्यूचुअल फंड में निवेश की छूट मिल सकती है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न PSUs को छूट मिल सकती है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, बताएं क्या कुछ है ये पूरा प्रस्ताव?
बिल्कुल, जो सरकारी कंपनियों की कैपिटल मैनेजमेंट देखने वाली कमेटी है उसमें इस प्रस्ताव पे चर्चा हुई और काफी हद तक सहमति भी बन गई। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि जो भी सरकारी कंपनियां हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, इन 3 कैटेगरी की जो सरकारी कंपनियां हैं उनको निजी म्यूचुअल फंड में भी निवेश करने की छूट दी जा सकती है। इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है और इसकी मांग की गई थी यूटीआई एएमसी की तरफ से, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया की तरफ से, एक्सिस बैंक की तरफ से, आईसीआईसी बैंक की तरफ से कि इससे जुड़ी जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में बदलाव करिए। अब जो प्रस्तावित बदलाव है, जो संभावना है वो ये कि निजी म्यूचुअल फंड में तो आप निवेश करने की छूट दे देंगे, लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि ये सिर्फ आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे और म्यूचुअल फंड की जो डेट स्कीम है उसमें आप निवेश कर सकेंगे। और इसमें जिस म्यूचुअल फंड में आप निवेश करने जा रहे हैं उसका सेबी रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा और सेबी रजिस्टर्ड 2 रेटिंग एजेंसियों से कम हाईएस्ट रेटिंग हो तभी आप उसमें निवेश कर सकते हैं। कैश सरप्लस का 30% उसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो इन शर्तों के साथ सरकार निजी म्यूचुअल फंड में भी सरकारी कंपनियों को निवेश करने की छूट दे सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात बजट की, जिससे लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। पर्सनल इनकम टैक्स हो या फिर कैपिटल गेन्स टैक्स, हर कोई इसमें बदलाव की उम्मीद कर रहा है। इन्हीं मुद्दों पर रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। नमस्कार, इस वक्त सीएनबीसी आवाज़ पर खास बातचीत के लिए मौजूद हैं श्री तरुण बजाज जी, रेवेन्यू सेक्रेटरी। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। सर, सबसे पहला सवाल ये कि पूरे साल आपने जो कैपिटल गेंस की गुत्थी थी, पेचीदगियाँ थी, उसको सुलझाने में लगाया और इस पर काफ़ी मुखर भी रहे। पूरी इंडस्ट्री और पूरा जो मार्केट है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। तो आखिर आपकी जो कोशिश है कैपिटल गेंस की गुत्थी को सुलझाने की, वो कहाँ तक पहुँची है और क्या हम इस बजट में आता हुआ देख सकेंगे? देखिए, मंजिल तक पहुँचाने का काम अब मेरे जो सक्सेसर हैं उन पर है, तो देखना पड़ेगा कि वो इसको 1 फरवरी को उजागर करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन कैपिटल गेंस पे स्टडी किया गया है और कुछ हमें मीडिया से और बाहर से भी इसके रिस्पॉन्सेज मिले हैं। तो ये देखने की बात है कि इसमें कितना कुछ इसमें पॉलिसी इंटरवेंशन आता है या नहीं आता है, तो ये तो बजट ही बता पाएगा। दूसरा सवाल ये कि सर, जो विंडफॉल गेन टैक्स आप लोगों ने लगाया, उसके बाद से कई बार आप लोगों ने उसको रिव्यू भी किया, कम भी किया, ज़्यादा भी किया। क्या एक्चुअल स्थिति है इस वक्त आज की डेट में अगर देखें तो क्या विंडफॉल गेन टैक्स जो है उसको हटाया जाना संभव है, और है तो कब तक? मैं आपको बताना चाहूँगा, विंडफॉल टैक्स 2 चीज़ों पर है। एक तो क्रूड पर है कि जो क्रूड, और वो भी जो देश में पैदा होता है, क्योंकि क्रूड का दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया पर क्रूड को पैदा करने की कॉस्ट बराबर या उसके आसपास ही रही है। तो जो प्रॉफिट पहले इतना होता था अब वो इतना प्रॉफिट है, तो इसलिए उसका कैपिटल गेंस खींचा है। दूसरा है प्रोडक्ट्स पे, जैसे पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पे है, तो उनका इंटरनेशनल भाव जो होता है उसके हिसाब से बिकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट, उसमें जो क्रैक्स बोलते हैं वो क्रैक्स काफ़ी बढ़ गए हैं। इसका मतलब है कि प्रॉफिट बढ़ गया है कंपनीज़ का जी। और ये जो प्रॉफिट बढ़ा वो इस वजह से नहीं बढ़ा कि कोई इनोवेशन हुई या उन्होंने कोई नया चीज़ उन्होंने किया, बल्कि इसलिए हुआ कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन बदली। तो उसका टैक्स कुछ पोर्शन हम लेने की कोशिश विंडफॉल टैक्स के द्वारा की गई है। अगर विंडफॉल गेन ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है तो विंडफॉल टैक्स भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात इस चीज़ से भी नज़र आती है कि हर 2 हफ्ते में हमने इसको कम किया है या ज़्यादा किया है। तो इंटरनेशनल प्राइसेस जैसे जैसे ऊपर गए या नीचे गए, हमने इसको चेंज किया है जी। सबसे जो बजट पे जो नज़र रहती है लोगों की, वो रहती है पर्सनल इनकम टैक्स या जीएसटी। पूरे साल आपने भी इस चीज़ को लेकर भी कि एग्जम्पशन फ्री रिजीम होना चाहिए, खासतौर से डायरेक्ट टैक्स के रिजीम में, उसको लेकर काफ़ी आपने कहा और न्यू टैक्स रिजीम देखने को भी हमें मिला। लेकिन अभी आज की डेट में जो न्यू टैक्स रिजीम है, ऐसा जानकारी मिल रही है आपकी, इसको बहुत हाथों हाथ लोग नहीं ले पा रहे हैं इस वक्त। तो क्या इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है और क्या 2 टैक्स रिजीम एक साथ कब तक चल सकता है ये?
तो आपने अपने सवाल का जवाब भी अपने सवाल में ही ऑलमोस्ट दे दिया है कि अब इस बजट में क्या होता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन जब तक हम नई रेजीम को ऐसा नहीं बनाएंगे कि लोग, क्योंकि लोग भी क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि मैं अगर इस नई रेजीम में टैक्स देता हूँ तो मेरा टैक्स कितना बनता है, पुरानी रेजीम में देता हूँ तो कितना बनता है, जिसमें कम बनेगा उसी में ही वो जाएंगे। तो अगर वो पुरानी में ही जा रहे हैं तो इसका मतलब नई रेजीम में हमें कुछ टिंकरिंग करने की आवश्यकता है। तो वो अगर हम जब भी कर पाएंगे उसको, तो आई थिंक लोग फिर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। उसमें एग्जेम्पशंस को ख़त्म करना हो या कम करना हो, ये चर्चा भी की जा सकती है, ताकि लोगों को आसानी भी रहे, रेवेन्यू न्यूट्रल रहे या रेवेन्यू में ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, और सिंप्लीफिकेशन हो, ताकि लोग जो हम डिफरेंट तरीके निकालते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए, वो करने की बजाय हम जितना टैक्स हमारा बनता है उतना हम टैक्स दें। और अब बात बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स की, जिस पर इफी जूरी हेड और साथ ही इजराइल के फिल्म मेकर नावद लैपिड के विवादास्पद बयान पर अब इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने भारत से माफी मांगी है। उन्होंने लैपिड के बयान पर खेद जताते हुए कहा कि उन्हें नावद लैपिड के बयान पर शर्म आती है। वहीं इजरायली राजदूत ने कश्मीर फाइल्स की आलोचना के बाद लैपिड को एक खुला पत्र भी लिखा, जिसमें लैपिड को फटकार लगाई गई और इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे भारत और इजराइल के बीच दोस्ती बहुत मजबूत है और उसके इस बयान से आगे कोई नुकसान नहीं होगा। दरअसल इजरायली फिल्म मेकर नादव लैपिड ने गोवा में फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में कश्मीर फाइल्स को अश्लील और प्रोपेगेंडा वाली फिल्म बताया था, जिसके बाद उनका बयान वायरल हो गया और इस पर विवाद खड़ा हो गया।